बारबो डायनेस्टी थी भाई, फ्रांस में थी ये, और इसको फ्रांस की क्रांति के टाइम पे इसको ओवरथ्रो कर दिया गया था। 1815 में इसको फिर से रीस्टेब्लिश कर दिया फ्रांस में ही। चले अब देखो एज ऑफ रिवॉल्यूशन, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आना है और जरूर आना भाई, ये समझना है ना, थोड़ा सा मुश्किल है बट अभी समझ लेंगे। अगर ये पूछा जाए 1830 से लेकर 1848 के समय को एज ऑफ रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है, हमेशा एज ऑफ रिवॉल्यूशन। इसमें बहुत सारी क्रांतियां हुई। अगर क्रांतियों पूछे जब एज ऑफ रिवॉल्यूशन में कौन कौन सी क्रांतियां, तो सारी की सारी ये जितनी भी लिख रखी है 1 2 3 4 5 6 सारी लिखनी है, बड़े क्वेश्चन में पूछा जाए। अगर ये पूछा जाए रोमांटिसिज्म, लिबरल, इन सारी क्रांतियों को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। रिवॉल्यूशन ड्यू टू रोमांटिसिज्म, भाई लिबरल रिवॉल्यूशन, और हंगर और हार्डशिप के कारण रिवॉल्यूशन, 3 कैटेगरीज में। अब देखो एज ऑफ रिवॉल्यूशन से पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे, लिबरल रिवॉल्यूशन शुरू होता है। सबसे पहली हुई जुलाई रिवॉल्यूशन इन फ्रांस 1830 में ही। सबसे पहले देखो वहां भी क्रांति फ्रांस में हुई थी 1789 में। फिर उसके बाद अब दोबारा से शुरुआत हो रही है फिर से फ्रांस में। ये बोला जाता था फ्रांस जब भी छींकता है तो पूरे यूरोप को ठंड लग जाती है। मतलब क्या है, जो फ्रांस की छोटी से छोटी घटना पूरे यूरोप में फैल जाती थी। तो फ्रांस सबसे इंपॉर्टेंट देश रहा है एक समय। 1830 के जुलाई में फ्रांस में क्रांति हुई भाई, लिबरल रिवॉल्यूशन। उन्होंने क्या करा, जो बारबो डायनेस्टी थी ना उसको फिर से ओवरथ्रो कर दिया। जो मोनार्की थी उसको हटा के कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, और कौन राजा बना दिया, लुईस फिलिप। लुईस फिलिप मोनार्की थी, बारबो डायनेस्टी के शासक थे। मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, मोनार्की में महत्वपूर्ण होता है राजा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में क्या होता है महत्वपूर्ण, कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ राजा भी रहेगा, राजा इंपॉर्टेंट है बट उससे इंपॉर्टेंट हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया, लुईस फिलिप यहाँ का राजा घोषित करा गया। समझ गए भाई, सिंपल सी बात। दूसरा काम 1830 में ही हुआ, बेल्जियम जिसके ऊपर नीदरलैंड्स का कब्जा था, नीदरलैंड्स के अधीन था भाई बेल्जियम, यहां से इस रिवॉल्यूशन ये बेल्जियम में पहुंची और बेल्जियम नीदरलैंड से अलग हो गया। 2 काम हो गए। उसके बाद फ्रांस में ही 1848 में भी रिवॉल्यूशन हुई भाई। उसमें क्या हुआ, जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था इससे क्या बन गया, रिपब्लिक। रिपब्लिक बन गया भाई। रिपब्लिक का मतलब है अब राजा नहीं है, जो हेड होगा फ्रांस का वो लोगों के द्वारा चुना जाएगा। समझ गए। और ये जो लुईस फिलिप है ना इसको भी हटा दिया। 3 काम हो रहे हैं यहां पे, ध्यान दो। जुलाई रिवॉल्यूशन में क्या हुआ, मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना फ्रांस, और 1848 में जो रिवॉल्यूशन हुई उससे क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से रिपब्लिक बन गया। रिपब्लिक का मतलब होता है यहां पे ये रिपब्लिक नहीं है, क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट यहां पे कौन है, लुईस फिलिप जो राजा है, और लुईस फिलिप लोगों ने चुन नहीं रखा अपने में से। रिपब्लिक उस देश को माना जाता है, देखो आज भी ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं है और भारत रिपब्लिक है। भारत का हेड कौन है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति लोगों के द्वारा इनडायरेक्टली चुना जाता है। बट ब्रिटेन में हेड ऑफ द नेशन है वहां का राजा, वो भले ही नाम मात्र का हो पर वो ऐसे ही है, एक राजा, फिर उसके बाद उसके उसी के वंश में से कोई राजा बनेगा। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को हटा के रिपब्लिक बना दिया और लुईस फिलिप को भी भगा दिया। ये तो लिबरल रिवॉल्यूशन हुए हैं भाई। अब उसके बाद है ये रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म के 2 इसके रिजल्ट है, ये देख लेते हैं। रोमांटिसिज्म का मतलब होता है मूवमेंट, एक ऐसा आंदोलन इन विच कल्चर प्लेज एन वाइटल रोल। देखो रोमांटिसिज्म का मतलब वैसे रोमानीवाद है,
जब हम अपने संस्कृति को एक अलग लेवल से सम्मान करने लग जाते हैं, अलग लेवल से उसके साथ जुड़ाव महसूस करते हैं। ये कब होता है? मैं छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। मान के चलो, अभी जैसे राम मंदिर की बात लेकर चलते हैं, चल रहा था इशू। इस टाइम पे जो हमें राम से जो प्रेम उमड़ा था ना, इस कुछ समय के दौरान, वो पहले कभी नहीं था। अब जब हम अपने पूर्वजों से जो अटैचमेंट अब फील कर रहे थे, पहले नहीं करते थे। उस समय ये रोमांटिसिज्म होता है कि वे अपने पास्ट के प्रति अलग प्रकार का लगाओ, अपने संस्कृति के प्रति अलग प्रकार का लगाओ, अपनी जो कथा कहानी हिस्ट्री है उनके प्रति अलग प्रकार का लगाओ। ये होता है रोमांटिसिज्म। यूरोप में ये भी चल रहा है। रोमांटिसिज्म में जो हमारी भाषा, देखो आज के दिन मान के चलो कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बना दे, तो आपको अलग खुशी होगी क्योंकि आप हिंदी भाषी क्षेत्र से हो। ये रोमांटिसिज्म का एग्जाम्पल है। समझ में आई? भाई जो गौ है, गौ माता को अगर हम राष्ट्रीय पशु का दर्जा दे दे, आपको खुशी क्यों होगी? ये रोमांटिसिज्म है। जब भारत और पाकिस्तान के साथ आपस में क्रिकेट का मैच होता है, तो आप भारत के प्रति अलग लगाव से भर जाते हो। आप कोई देशभक्ति की मूवी देखते हो तो भारत के प्रति अलग लगाव से भर जाते हो। ये होता है रोमांटिसिज्म, जब हम अपने विचारों में खो जाते हैं। रोमांटिसिज्म के अंदर रीजन इंपॉर्टेंट नहीं होता। रीजन का मतलब होता है तर्क या साइंस। वहां पे फीलिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, अपनी जो फीलिंग होती है। ठीक है, वहां पे भाई भारत से प्यार क्यों करते हो, इसका कोई कारण नहीं, बस ये फीलिंग है। तो ऐसा समय भी एक रोमांटिसिज्म का मूवमेंट भी चल रहा है, जब कुछ देशों में वहां का कल्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है। देखो जैसे ये पोलैंड, पोलैंड को ऑस्ट्रिया ने, रसिया ने और पर्सा ने 3 हिस्सों में बांट लिया। भाई एक तेरा हिस्सा, एक मेरा हिस्सा, एक इसका हिस्सा, सिंपल सी बांट लिया, कोई बात नहीं। बांटने के बाद यहां पर रिवोल्ट होता पोलैंड में। पोलैंड एक देश नहीं था भाई, अलग अलग हिस्सों में डिवाइड था। बट जो पोलैंड की भाषा थी ना, तीनों ही क्षेत्रों में वो भाषा इंपॉर्टेंट थी। लोग आज भी उस भाषा के माध्यम से जुड़े थे। उस भाषा ने जो रशियन डोमिनेंस, या जो इन तीनों देशों का जो 3 ये थे, रसिया, पर्सा और ऑस्ट्रिया, इनके डोमिनेंस के खिलाफ पोलैंड की जो भाषा थी उसने लड़ाई लड़ी। तीनों ही हिस्सों में आंदोलन हुआ, और जो लैंग्वेज बिकेम द सिंबल ऑफ स्ट्रगल। हर बार युद्ध करके काम नहीं होता, हर बार कई बार हमारी भाषा, हमारी संस्कृति भी आंदोलन करने के लिए काफी है। क्या कहा है? 18 ये जो पोलैंड है, ये 3 ऑस्ट्रिया, रसिया और पर्सा ने बांट रखा था। तीनों अलग अलग हिस्से हैं। उसके बाद भी जो पोलैंड की जो भाषा थी ना, जो कॉमन भाषा थी, जो सभी बोलते थे, उसने पोलैंड में एक यूनिटी बना दी। और उसी यूनिटी के माध्यम से इन्होंने रशियन डोमिनेंस, क्योंकि रूस सबसे पावरफुल था उन तीनों में से, रशियन लैंग्वेज का डोमिनेंस था, तो रशियन लैंग्वेज के खिलाफ जो डोमिनेंस था ना, उसके खिलाफ पोलैंड की भाषा ने लड़ाई लड़ी। एक तो रोमांटिसिज्म का एग्जाम्पल लिखना है, ये सिंपल है भाई। सारे देखो, ऐसा मत करो आए देख के 2 मिनट चले गए। अगर पूरी क्लास देखोगे ना, उसका बेनिफिट होगा। 2-4 फिर जब पेपर होगा ना, ये देखना, जब नोट्स पढ़ने बैठोगे ना, सिंपली समझ में आ जाएगा क्या क्या है इसमें। टाइम पास मत करो बिल्कुल भी, समझे? अब है ये, इसके बाद दूसरा रोमांटिसिज्म से जुड़ा मुद्दा है ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1832। ग्रीक यूनान 15वीं सदी से ही ओटोमन साम्राज्य के कंट्रोल में था। ओटोमन साम्राज्य एक मुस्लिम साम्राज्य था। इस समय में यूनान में या ग्रीक में, मिस्र में एक बात आई कि यूनान को है ना, एक बात ध्यान रखना यूनान के बारे में, इसको है ना क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन बोला जाता है। क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, जो यूरोपीय सभ्यता का पालना, सभ्यता सबसे पहले यूनान में पैदा हुई। तो जो यूनान के वासी थे, तो वो यूनान की संस्कृति को बड़ा प्रेम करते थे। जो बाहर के व्यक्ति थे, जो दूसरे देशों से, दूसरे क्षेत्रों से थे, उनको भी यूनान के बारे में पता था, भाई यूनान से कल्चर की शुरुआत हुई है। तो हर जगह यूनान की जो संस्कृति थी ना, उसको सपोर्ट मिला। और लोगों में एक ऐसी फीलिंग आई कि एक मुस्लिम एम्पायर
बेवजह इस प्यारे से देश के ऊपर अपना कंट्रोल करके बैठा है। और उसी प्रेम के कारण लास्ट में ओटोमन जो एम्पायर, जो मुस्लिम एम्पायर था, उससे ग्रीक को आजादी मिली 1832 में। यहां पे एक इंपॉर्टेंट एक और ध्यान रखना, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ये एक संधि हुई कॉन्स्टेंटिनोपल की 1832 में। इसके माध्यम से ग्रीक को ओटोमन साम्राज्य से आजादी मिली। सिंपल है, हो गए भाई। रोमांटिसिज्म के पूछे ना तो ये 2 एग्जाम्पल, लिबरल रिवॉल्यूशन पूछे तो ये 3 एग्जाम्पल, एज ऑफ रिवॉल्यूशन पूछे तो सारे एग्जाम्पल। एक है हंगर और हार्डशिप। 1830 का जो दशक था वो यूरोप में बड़ा मुश्किल भरा समय था भाई। फसल बर्बाद होगी, फसलों के रेट गिर गए भाई, किसानों के पास पैसे नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रही है, यूरोप में इस समय जनसंख्या भी बढ़ी, और मशीनों से जो सामान आता था, नॉर्मल जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर थे उनमें कंपटीशन बढ़ा, बेरोजगारी बढ़ने से गरीबी बढ़ी, समझे। तो ऐसा समय था। एक तो ये 1845 में सेलेसिया एक क्षेत्र है, वहां के वीवर्स होते हैं बुनकर, उन्होंने विद्रोह करा भाई। किन के खिलाफ? जो ट्रेडर थे। ट्रेडर क्या करते थे कि भाई ऐसा करना, इतना मुझे तैयार माल चाहिए, उसके पैसे दे दिए इतने पहले एडवांस, और जो बुनकर थे उसका काम कर देते। बट जब बेरोजगारी बढ़ रही है, मंदी आ रही है, तो उसके कारण क्या, व्यापारियों के पास भी पैसे कम होंगे। तो व्यापारी क्या बोले, भाई आगे हम जो एडवांस देते हैं थोड़ा दिया करेंगे, काम उतना ही करना पड़ेगा। उन्होंने जो उनको देने वाले पैसे थे वो कम कर दिए धीरे धीरे। तो जो यहाँ के व्यूअर्स थे उन्होंने उनके खिलाफ विद्रोह करा था, यही ध्यान रखना है। एक जो 1848 का, 1848 में फिर से फ्रांस में, ये दोनों सेम है, यही ये यहां भी लिखना है वहां भी। 1848 में क्यों रिवॉल्यूशन हुआ था, उसका कारण था हंगर और हार्डशिप, ये लिबरल ही रिवॉल्यूशन था। 1848 में क्या हुआ भाई, फसल खराब होगी फ्रांस में, बड़ा मुश्किल साल था, लिबरल्स ने रिवॉल्यूशन करा और फ्रांस ये रिपब्लिक बन गया। ये जो रिवॉल्यूशन ऑफ 1848 है ना, ये यहां भी है और यहां भी। हंगर हार्डशिप वाले में भी 2 लिख देने हैं, लिबरल में 3 लिख देने हैं, रोमांटिसिज्म में ये 2 लिख देने हैं। अगर एज ऑफ रिवॉल्यूशन पूछी जाए तो 2 और 3 5 और 1 6, ये तो सेम ही है, 6 लिख देना। एज ऑफ रिवॉल्यूशन कर लोगे सिंपल सा, यहां तक होगा ना, ये यहां तक,